हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं प्रीज्यूम्ड इनोसेंट को। अगर आपको एनिमेटेड मूवीज का एक्सप्लेन सुनना पसंद है तो मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे दिया है, तो प्लीज मेरे चैनल को एक बार विजिट कीजिए और अगर आपको पसंद आता है तो फिर सब्सक्राइब कीजिए। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। तो कहानी शुरू होती है रस्टी से, जो कि एक बहुत ही अच्छा लॉयर होता है। उसके बॉस का नाम होता है रेमंड, जो कि सुबह जब रस्टी ऑफिस जाता है तो रेमंड उसे ये बोलता है कि उसी के साथ में काम करने वाली उसकी एक कलीग कैरोलिन का मर्डर हो गया है और अभी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का इलेक्शन होने वाला है, क्योंकि अभी तक जो बंदा डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पोजीशन पर था वो रिजाइन कर रहा है। तो यहाँ पर रेमंड को ये पोजीशन चाहिए होती है और अगर उससे पहले उसकी किसी कलीग का मर्डर हुआ है और वो केस सॉल्व नहीं हुआ तो उसके इलेक्शन पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए वो रस्टी को ये बोलता है कि रस्टी इस केस को सॉल्व करेगा और ये केस हैंडल करेगा ताकि उसके इलेक्शन पर कोई भी आंच नहीं आए। पर रस्टी को यहाँ पर ये केस लेने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, क्योंकि एक वक्त में उसका और कैरोलिन का अफेयर चल रहा था और बाद में कैरोलिन ने उसके साथ रिलेशनशिप खत्म कर दिया और इसके बाद वो रेमंड के साथ चली गई। पर अब यहाँ पर अपने बॉस के फोर्स करने पर रस्टी को ये केस लेना पड़ता है, पर इस केस के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कोई और होता है। तो वहां पर रस्टी रेमंड से बोल करके उस केस का इन्वेस्टिगेटर अपने ही एक दोस्त को करवा देता है ताकि वो उसके साथ में मिलकर के आसानी से केस को सॉल्व कर सके। दूसरी तरफ टॉमी, जो कि डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की पोस्ट से अब रिजाइन कर चुका है, वो भी इस केस में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा होता है और अलग से इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करवा रहा था। यहाँ पर क्राइम सीन से ये पता चलता है कि जो विक्टिम होती है उसे रस्सियों से बांध करके रखा गया था और बाद में उसके सिर पर कई बार वार करके उसे मार दिया गया था। उसकी बॉडी में से सीमेन भी मिला होता है, तो मतलब कि उसको मारने से पहले उसके साथ रेप भी हुआ है। किलर का एक ब्लड सैंपल भी मिलता है जो कि ए पॉजिटिव होता है और ये ब्लड ग्रुप रस्टी का होता है। साथ में वहां पर एक ग्लास भी मिलता है जिसके ऊपर फिंगरप्रिंट मिलता है, जिसे कि लैब में भेज दिया जाता है फिंगरप्रिंट के बारे में पता करने के लिए। पर अब यहाँ पर टॉमी को पता चल जाता है कि ग्लास के ऊपर जो फिंगरप्रिंट के निशान मिले हैं वो रस्टी के हैं और ब्लड ग्रुप भी रस्टी का है। तो अब इस सब से टॉमी को रस्टी के ऊपर शक हो जाता है और वो रस्टी के पीछे पड़ जाता है। अब क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रस्टी का दोस्त था तो उसे भी इस केस से हटा दिया जाता है, जिसका नाम होता है लिप्रांजर। अब लिप्रांजर इस केस से हट चुका है और रस्टी के अगेंस्ट केस हो गया है। अब रस्टी यहाँ पर एक बहुत बड़े और महंगे लॉयर को हायर करता है उसके लिए केस लड़ने के लिए, और रेमंड, जिसे अभी तक अपने इलेक्शन की सिर्फ चिंता हो रही थी, अब वो रस्टी के भी अपोजिट में चला जाता है क्योंकि उसे बस अपनी रेपुटेशन को बचाना होता है और कुछ भी नहीं। यहाँ पर पहला ट्रायल स्टार्ट होता है जहाँ पर ये पता चलता है कि वो ग्लास जिसमें फिंगरप्रिंट थे वो कहीं से गायब हो गया है। अब क्योंकि वहां पर सबूत ही नहीं है तो इस बात को भी माना नहीं जा सकता है कि उसके ऊपर रस्टी के फिंगरप्रिंट्स थे। इसके अलावा जब रस्टी का लॉयर रेमंड से बात करने के लिए उसे कोर्ट में बुलाता है तो रेमंड एकदम से पलट जाता है। वो ये कहता है कि रस्टी ने खुद ही बोला था इस केस को हैंडल करने के लिए और वो पता नहीं क्यों इस केस में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहा था, जो कि साफ साफ झूठ होता है। इसी के साथ यहाँ पर पहला ट्रायल खत्म हो जाता है और यहाँ पर रस्टी भी अलग से इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। रस्टी को कैरोलिन के कंप्यूटर से एक ऐसी फाइल मिलती है जिसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं दिया होता है, तो अब रस्टी उस फाइल के बारे में पता करने लगता है और उसे ये पता चलता है कि वो फाइल किसी के ब्राइबरी के बारे में है, मतलब कि कोई तो है कोर्ट में जो कि घूस लेता है और उसी से रिलेटेड वो फाइल थी। इस बारे में वो लिप्रांजर के साथ पता करता है, क्योंकि अब लिप्रांजर केस में नहीं है तो वो अलग से रस्टी की हेल्प कर सकता है। यहाँ पर वो लोग पता करते करते क्रिमिनल लियोन के पास में जाते हैं और उससे पूछते हैं, तो लियोन उन्हें ये बताता है कि सालों पहले वो फंस गया था तो उसने अपने ऊपर से सारे क्रिमिनल चार्जेस हटाने के लिए उस केस में जो जज होता है उसे $1,500 दिए होते हैं। और ये वो टाइम होता है जब कैरोलिन भी वहीं पर काम करती थी और उसे इसके बारे में पता चल गया था। इसके बारे में उसने रेमंड से बात की थी और क्योंकि उस वक्त वो और रेमंड रिलेशनशिप में थे तो रेमंड उसे इजीली इस केस को हैंडल करने के लिए बोल देता है। अब यहाँ पर सेकेंड ट्रायल स्टार्ट होता है जहाँ पर रस्टी का लॉयर रेमंड से यही सवाल करता है और वो ये बात सबके सामने ले आता है कि कैरोलिन और रेमंड का अफेयर था। अब रस्टी यहाँ पर इस बात से डर रहा होता है कि कहीं उसका भी अफेयर सामने नहीं आ जाए, क्योंकि अभी तक वो इस बात को छिपाते चल रहा था और ज्यादा लोगों को नहीं पता था कि रस्टी और कैरोलिन भी कभी रिलेशनशिप में थे। अब यहाँ पर रस्टी का लॉयर सबके सामने ब्राइबरी वाली बात को भी बोल देता है और ये बोलता है कि ये सब कुछ टॉमी और जज का मिला हुआ काम है, जहाँ पर वो लोग अपने क्राइम को कवर करने के लिए रस्टी को सेटअप कर रहे हैं।
साथ में वो ये भी बोलता है कि जांच में ऐसा पता चला है कि कैरोलिन का फिलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, तो अगर उसका ट्यूब ब्लॉक है तो उसकी बॉडी में कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे आ सकता है। तो मतलब कि क्राइम सीन पर पड़ी हुई हर चीज के साथ छेड़छाड़ हुई है और जो उन्होंने सीमेंट टेस्ट किया है वो भी डेड हो चुका है। तो इस तरह से यहाँ पर ज्यादा सबूत नहीं होता है और कोई भी सबूत क्लियर भी नहीं होता है, इसलिए जज को यहाँ पर अपने सारे चार्जेस वापस लेने पड़ते हैं और रस्टी इजीली फ्री हो जाता है। पर अब यहाँ पर जब वो बाद में लॉयर से बात कर रहा होता है तो वो ये कहता है कि उसे ब्राइब वाली बात को बाहर नहीं लाना चाहिए था। तो अब यहाँ पर लॉयर उसे ये बताता है कि वो उस जज को जानता है जिसने की ब्राइब ली थी और उस जज का भी एक टाइम पर कैरोलिन के साथ रिलेशनशिप था। साथ में यहाँ पर जज को अपने घूस लेने के ऊपर बुरा भी लगता है, इतना ज्यादा बुरा लगता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है और वो सामने से अपनी चीजों को सरेंडर करने वाला था। पर फिर यहाँ पर रेमंड उसे एक दूसरा मौका देता है क्योंकि वो एक अच्छा जज था और इसी के साथ रेमंड इस सारी बातों को कवर कर देता है और इसीलिए उस फाइल के बारे में कैरोलिन के कंप्यूटर में ज्यादा कुछ नहीं होता है क्योंकि रेमंड ने उसे हटवा दिया होता है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद रस्टी यहाँ पर अपने दोस्त लिपरेंजर के पास में जाता है जो कि उसे वही ग्लास दिखाता है जो कि क्राइम सीन से गायब हो गया था। लिपरेंजर उसे ये बताता है कि जिस वक्त वो केस में था उस वक्त उसके पास में एक ग्लास था, लेकिन उसी दिन उसे केस से हटा दिया गया और वो ग्लास उसके पास में ही रह गया। उसे जरूरत नहीं लगी कि वो ग्लास को दोबारा से वहां पे जाकर के वापस करे क्योंकि ग्लास मिलने पर सबका ध्यान रस्टी की तरफ को चला जाता और क्योंकि किसी ने उससे ग्लास मांगा भी नहीं था तो एज अ इन्वेस्टिगेटर उसने कोई गलत काम भी नहीं किया है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद रस्टी वो ग्लास ले लेता है और पानी में फेंक देता है, पर अभी भी उस बात से परेशान होता है कि मर्डर अभी भी अनसॉल्व होता है, सारे केसेस तो खत्म हो गए पर यह बात अभी भी पता नहीं चली है कि रियल में कैरोलिन का मर्डर किसने किया था। रस्टी इस बात से परेशान होता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो कैरोलिन को अभी भी पसंद करता था और उनका जो रिलेशनशिप टूटा था वो भी कैरोलिन ने खत्म किया था, जबकि रस्टी ने बहुत बार चीजों को कंटिन्यू करने की कोशिश करी थी। पर अब यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है तो वो अपने घर जाता है, पर घर पे एक दिन ऐसे ही काम करते हुए से एक हथौड़ी मिलती है जिसके ऊपर ब्लड लगा होता है और कैरोलिन के बाल लगे होते हैं। ये देखते ही वो सारी बातें समझ जाता है और तुरंत ही जाकर के उसे धोने लगता है। पीछे से उसकी वाइफ आती है और देख लेती है कि रस्टी हथौड़ी को धो रहा है और अब यहाँ पर फाइनली उसकी वाइफ ये बताती है कि कैरोलिन का मर्डर उसी ने किया था। रस्टी की वाइफ इस बात से बहुत ज्यादा परेशान थी कि रस्टी का अफेयर कैरोलिन के साथ में चल रहा है और सब कुछ खत्म होने के बाद भी रस्टी अभी भी उसे पसंद करता है। इसी बारे में वो बात करने के लिए उसके पास में गई थी, जहाँ पर मौका मिलने पर उसने पीछे से कैरोलिन के ऊपर अटैक कर दिया और उसे मार करके बेहोश कर दिया। उसके बाद उसने सारे सीन को इस तरह से सेटअप किया कि वो किसी मेल का किया हुआ रेप एंड मर्डर लगे, जैसे कि उसने विंडोज और डोर को ओपन कर दिया ताकि ऐसा लगे कि कैरोलिन ने सामने से आकर के सब कुछ ओपन किया है और जो भी उससे मिलने आया था वो कोई उसका दोस्त था। उसके बाद उसने वहां पर वैसा ही ग्लास रख दिया जैसा कि ग्लास कैरोलिन के घर पे था और इस ग्लास पे रस्टी के फिंगरप्रिंट्स थे जो कि उसने अपने घर से लिए होते हैं। इसके बाद उसने उसकी बॉडी में सीमेंट इंजेक्ट किया, उसके हाथ पैर को रस्सी से बांधा और वहां से सारे सबूत मिटा करके निकल गई। और ये सब कुछ वो इसलिए कर पाती होती है क्योंकि उसका अपना हस्बैंड ही एक लॉयर होता है, तो उसे आसानी से पता होता है कि क्राइम सीन पे कैसा सेटअप करना चाहिए। साथ में उसे ये भी पता था कि जब कोर्ट में ये आएगा कि कैरोलिन के पहले भी कई सारे अफेयर हो चुके हैं तो सबको यही लगेगा कि उन्हीं में से किसी ने उसका मर्डर कर दिया होगा। अब यहाँ पर सारे कन्फेशन को सुनने के बाद रस्टी एकदम शॉक्ड होता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं कैरोलिन को अभी भी पसंद करता था और उसे ये देख करके बुरा लगता है कि खुद उसकी ही वाइफ ने कैरोलिन का मर्डर कर दिया। पर अब वो कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि उसका एक बेटा भी है और वो अपनी माँ के किए हुए काम की सजा उसके बेटे को नहीं दे सकता है, इसलिए केस हमेशा अनसॉल्व्ड ही रह जाता है और किसी को भी कभी भी सच पता नहीं चलता है। और रस्टी को भी इस बात का गिल्ट होता है कि उसके काम की वजह से उसकी वाइफ को इतना ज्यादा मजबूर होना पड़ गया कि उसे किसी का मर्डर करना पड़ गया। और इसी सैड और अनसॉल्व एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।